वंदे मातरम हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल और इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं जो अपने राज्य की अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं और आज क्या कुछ रहेगा उनके राज्य में खास वो खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। और विस्तार से खबरें पहुंचाने के लिए फिलहाल ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और बाकी तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ईशा का रुख करेंगे। ईशा, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? तो बताइएगा कि आज कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली है। जी दीपिका, देखिए जिस तरीके से अगर हम खासतौर से पंजाब की बात करें तो पंजाब एक ऐसा सूबा है जो लगातार नशे की चपेट में घिरा हुआ है। और देखा गया कि जो अभी पीछे जो विधानसभा चुनाव भी हुए थे 2017 की बात करें या 2022 की, नशा एक मुख्य मुद्दा रहा था। और अगर हम पंजाब के खासतौर युवाओं की बात करें तो जो आंकड़ा भी अभी पीछे बताया गया था उसमें 70% युवा नशे की चपेट में हैं। और ये जो नशा तस्करी होती है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जरिए पंजाब पहुंचती है और दूसरे देशों में भी पंजाब के रास्ते पहुंचती है। लेकिन एक बड़ा खुलासा यहाँ पर पंजाब के डीजीपी की तरफ से किया गया है। और बीते कल की अगर बात करें, केंद्रीय एजेंसी और एटीएस गुजरात की पुलिस टीम के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया और गुजरात के मुद्रा बंदरगाह से 75 किलो हीरोइन बरामद की गई है जिसकी कीमत 375 करोड़ बताई जा रही है। और अभी तक जो सूचना मिली है, जो डीजीपी की तरफ से बताया गया है, वो जो ड्रग्स है, हीरोइन है, वो पंजाब पहुंचनी थी। लेकिन अभी ये भी माना जा रहा है कि पंजाब के रास्ते उसे किसी और देश में भेजा जाना था। पूरे मामले की इस वक्त जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन ऐसा पहली बार ये मामला सामने आया है कि सऊदी अरब अमीरात से समुद्री रास्ते के जरिए ड्रग्स यहाँ पर सप्लाई किया गया हो। तो ऐसे में जो अहमदाबाद पुलिस स्टेशन की अगर बात करें, वहां पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि वो ड्रग्स आखिरकार किसने भेजी। हालांकि जो पंजाब पुलिस की अगर बात करें, कई संदिग्धों से लगातार उनकी पूछताछ की जा रही है क्योंकि ये संयुक्त ऑपरेशन था। पंजाब पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी, उसके आधार पर पंजाब पुलिस की टीम, एटीएस गुजरात और केंद्रीय एजेंसी की टीम के साथ ये जो ऑपरेशन है वो चलाया गया था। और गुजरात के मुद्रा बंदरगाह में कंटेनर के अंदर से ये जो हीरोइन है जिसकी कीमत 375 करोड़ बताई जा रही है वो बरामद हुई है। और आने वाले दिनों में ये भी आशंका जताई जा रही है कि जिस तरीके से नशा लगातार बढ़ता जा रहा है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, तो और भी रिकवरी यहाँ पर हो सकती है। और जब हमने देखा था कि अभी पीछे जोनल जो उत्तरी राज्य की बैठक भी हुई थी, उसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया था कि पहले पंजाब इससे जूझ रहा था, अब हरियाणा के जो युवा भी हैं इसकी चपेट में हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें हम हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल के युवा भी नशे की चपेट में हैं। ऐसे में एक बैठक बुलाए जाने की मांग यहाँ पर की गई थी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया है कि आने वाले दिनों में ड्रग्स के मुद्दे में उत्तरी राज्यों की एक बहुत बड़ी बैठक की जा सकती है। और जिस तरीके से इतनी बड़ी रिकवरी हुई है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो खुफिया इनपुट मिले हैं यहाँ पर पंजाब पुलिस को, तो आगे और भी ऐसी रिकवरी आने वाले दिनों में हो सकती है। इसके अलावा देखिए, जैसे जिस तरीके से पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को हत्या कर दी गई थी और वो उसका जो मुख्य आरोपी है तिहाड़ जेल में बंद था लॉरेंस बिश्नोई, उसकी ट्रांजिट रिमांड पंजाब सरकार ने ली थी, पंजाब पुलिस ने ली थी। और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी और बीते कल उसकी सुनवाई थी। उसकी सुनवाई में हाजिर होने के लिए पंजाब के एजी दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन बीती शाम जब वो शताब्दी से चंडीगढ़ वापस आ रहे थे तो पानीपत के पास उनकी ट्रेन पर हमला हुआ है। जिस कोच पे, जिस सीट पे वो बैठे थे, वहां पर बाहर से पत्थर मारा गया है, पथराव हुआ है और 12 एमएम का शीशा वहां पर टूटा है। तो ऐसे में जो पंजाब पुलिस है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिरकार ये घटना क्यों घटित हुई, क्योंकि मामला बड़ा ही संवेदनशील है। जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई और इसका आरोपी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है उसे बताया गया है अभी तक, और उसी के मामले की सुनवाई होनी थी। और पूरे मामले की इस वक्त जांच पड़ताल भी की जा रही है कि आखिरकार इस घटना को अंजाम किसने दिया है। और इसी के अलावा दूसरी और दीपिका, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार है और लगातार विपक्ष पहले से ही
ये अंदेशा जता रहा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को महज मुख्यमंत्री लगाया गया है, लेकिन कामकाज दिल्ली से ही हो रहा है। और ऐसे में एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन राघव चड्ढा, जो कि अब पंजाब के से राज्यसभा सांसद भी हैं, पहले दिल्ली से विधायक थे, उन्हें यहाँ पर बना दिया गया है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं पंजाब में घेरता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी को। उनका कहना है कि उन्हें आम आदमी पार्टी को पंजाब से कोई ऐसा चेहरा नहीं मिला कि उसे एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए। क्यों दिल्ली के एक नेता को यहाँ पर एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। और लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल तो उठाए जा रहे हैं, हालांकि क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ काउंटर किया गया है विपक्ष के सवालों पर? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर काउंटर करते नजर आए थे जेल और कानून मंत्री हरजोत बैंस। उनका कहना है कि जो भी नेता सवाल उठा रहे हैं, देखिए जिस तरीके से बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से लगातार यहाँ पर घेरा जा रहा है कि क्या पंजाब में कोई पंजाबी नहीं मिला एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन नियुक्त करने के लिए, तो ऐसे में हरजोत बैंस की तरफ से भी पलटवार किया गया है। उनका कहना है कि जब पंजाब में बादल सरकार थी, उस दौरान कैबिनेट रैंक मिला था मजिंदर सिंह सिरसा को, क्योंकि उस वक्त शिरोमणि अकाली दल में होते थे। मजिंदर सिंह सिरसा अब बीजेपी में हैं, तो ऐसे में उन पर पलटवार किया है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस पूरे मसले को लेकर निशाना साध रही है कि अब जो पूरा कामकाज है वो पूरी तरीके से दिल्ली के हाथ में चला गया है और दिल्ली से ही सारी पंजाब की सरकार है वो चलाई जाएगी। बिल्कुल ईशा, और ये तो लगातार विपक्ष उस दिन से ही हमलावर नजर आ रहा है जब मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आया था, कैबिनेट का गठन भी हुआ था। ठीक है, अब वाराणसी का रुख करते हैं। सचिन पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ मुख्य खबरें आपके पास हैं आज? बिल्कुल दीपिका, बता दें मुख्य खबरें। पहली तो ये है कि आज ज्ञानवापी मामले पर फिर से सुनवाई होनी है, क्योंकि कल मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखी थी और आज हिंदू पक्ष अपनी दलील रखेगा। तो सबसे बड़ी खबर तो आज की वाराणसी की यही है, क्योंकि पूरे देश की नजर ज्ञानवापी मामले पर है, क्योंकि कई दिनों से चला जा रहा है और आज भी 2 बजे के बाद इसमें सुनवाई होनी है। क्योंकि लगातार जिस मुस्तैदी के साथ में मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा था, आज हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखेगी। क्योंकि ये घमासान मची हुई है कि आखिर में इसमें क्या है, क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम पक्ष बराबर इस चीजों पे अड़ा हुआ है कि सिबलिंग नहीं है। लेकिन सचिन, कल की सुनवाई की बात की जाए तो आप बता रहे हैं कि पक्ष की तरफ से दलीलें तो रखी गई हैं। आज क्या फैसला सुनाया जाएगा या आज भी कोई पक्ष अपनी दलीलें रखने वाला है? देखिए दीपिका, इस चीज को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा, माफी चाहता हूं, हिंदू पक्ष अपनी दलील रखेगा। मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रख ली, आज 2 बजे तक हिंदू पक्ष अपनी दलील रखने के बाद जो निर्णय कोर्ट का होगा वो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि ये लगातार 30 मई के बाद 4 जुलाई को डेट पड़ी थी, फिर 12 जुलाई को, तो ये लगातार जो डेट पड़ रही है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इस चीजों को मानने के लिए बिल्कुल भी उसमें नहीं है कि यहाँ पर शिवलिंग की प्राप्ति, क्योंकि जब पहले सर्वे हो रहा था तो उसमें भी एक बवाल की स्थिति पैदा की गई थी, दूसरे सर्वे में भी लगातार ये चीजें लगातार चली आ रही हैं। अब देखना यही है कि आज जो सुनवाई होगी, निर्णय होता है कि इसमें भी डेट पड़ती है, क्योंकि लगातार डेट पड़ी जा रही है। और दूसरी में महत्वपूर्ण खबर वाराणसी की बता दूं तो कोरोना की जो ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये होगा, क्योंकि जो यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पे सीएमओ चाहे चिकित्सा अधिकारी, ये सारे लोग हैं, वो लोग इस पे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम लोग इसको मानने के तैयार नहीं है। जिसका यही महत्वपूर्ण खबरें हैं लगातार। जिसका बिल्कुल, और एक बात और सचिन, क्योंकि फैसले का इंतजार तो हर कोई कर रहा है, लेकिन आज भी दलीलें रखी जाएंगी दोनों पक्षों की तरफ से। महत्वपूर्ण होगा कि कोर्ट आज क्या कुछ कहता है और क्या दलीलें आज हिंदू पक्ष की तरफ से रखी जाती हैं। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि मौसम का भी अपडेट जरा दे दीजिएगा वाराणसी का, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर लगातार बारिश हो रही है, मौसम भी बदला हुआ नजर आ रहा है। वाराणसी में मौसम कैसा है और फिलहाल क्या यहाँ पर भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट है? बिल्कुल, जिसका बता दें मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम अभी यहाँ पर कुछ देर पहले कभी धूप कभी छाव का ऐसी सीन चल रहा है। लेकिन बारिश का अलर्ट बताओ तो बारिश का ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि जो यह लगातार जो धूप है और जो गर्मी है वो अपने चरम सीमा पर है। उसी में क्योंकि लगातार जो है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई कुछ दिनों से बारिश अभी हुई नहीं है और मौसम की जो गर्मी है और जो उमस है वो लगातार बनी हुई है। ठीक है, अनिल नेताम हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। अनिल, आपके पास कौन सी खबरें हैं आज, कौन सी बड़ी खबरें आज? जी देविका, देखिए बिल्कुल छत्तीसगढ़ में जो है बड़ी खबरों की बात कर लें तो जो है
मानसून से शुरुआत कर लेते हैं। जिस तरीके से लगातार मानसून जो है छत्तीसगढ़ में बरस रहा है, बस्तर में खासतौर पे जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, लगातार छत्तीसगढ़ में 3 दिनों के वर्षा की बात यहाँ पर की गई है, जो कि काफी अधिक मात्रा में बस्तर संभाग में खासकर अधिक वर्षा देखी जा रही है, जहाँ पर जो है काफी अधिक वर्षा हो रहे हैं, जिससे जी नदी नाले उफान पे है और इससे कहीं न कहीं जो है अंदरूनी जो क्षेत्र होते हैं वहां पर जो है आवागमन की बाधा भी जो है सामने आ रही है। लगातार जो है छत्तीसगढ़ में जो है काफी अधिक वर्षा हो रही है, खासतौर पे ये जो है बस्तर संभाग में जो है अधिक वर्षा जो है देखी जा रही है। बात जी करें दूसरी बड़ी खबर ये कर लें तो कोरोना को लेकर बात कर लेते हैं। कोरोना लगातार प्रदेश में जो है काफी अधिक केसेस सामने आ रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं जो है लोगों को चिंता बढ़ाई है। तो वहीं लोग लापरवाही बरत रहे हैं कि कोरोना केसेस जिस तरह के सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी कोरोना को लेकर जो है लोगों ने जो है सतर्कता नहीं बरती है। अभी भी जो है कोरोना पे हल्के में ले रहे हैं। जो घनी आबादी के क्षेत्र होते हैं, जिस तरह से राजधानी रायपुर हो गया, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव, यहाँ पर जो है काफी केसेस जो है काफी अधिक केसेस जो है सामने कोरोना केसेस जो है काफी अधिक केसेस जो है सामने निकल कर आ रहे हैं। जी बात वही तीसरी बड़ी खबर करने तो जो महापौर जो है राज्य पर लगातार जो है और महापौर मोटवार कार्यक्रम के तहत हर एक वार्ड में जा रहे हैं। इसी कड़ी पे आज भी वे इस वार्ड में जाएंगे। आज उनका जो है 15वां दिन रहेगा महापौर मोहरद्वार वाला कार्यक्रम जो है 5 अगस्त तक जो है कार्यक्रम चलता रहेगा। इस कार्यक्रम के तहत जो है महापौर जो है प्रतिदिन 2 वार्ड में जाते हैं, वहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनका किस तरह से तुरंत ही निराकरण के आदेश वहाँ पर दिए जाते हैं और तुरंत उनका जो है शिविर के माध्यम से निराकरण भी किया जाता है। ये दीपिका जो अहम खबरें हैं। इसी के साथ जो है गिरिराज केंद्रीय मंत्री जो गिरिराज सिंह हैं वो भी छत्तीसगढ़ दौरे पे हैं। वहाँ पर उनका लगभग 3 दिवसीय दौरा रहेगा, जहाँ पर आज राजधानी रायपुर पहुंचकर सीधा राजधानी एयरपोर्ट से कोरबा के लिए जाएंगे, जहाँ पर कोरबा में कार्यक्रम जो है वहाँ पर भी शामिल होंगे। ठीक है आप सभी ने ये अहम खबरें दर्शकों तक पहुंचाई है। हम लगातार आपका रुख करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो ब्रेक से पहले तमाम राज्यों की खबरें हमने आप तक पहुंचाई और तमाम और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने राज्यों की बड़ी खबरें बताने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। देहरादून से योगेश सिमवाल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भोपाल से शैलेंद्र पराशर हैं, साथ ही साथ मुंबई से ब्यूरो चीफ विनोद ओझा हैं। देहरादून का सबसे पहले अब रुख कर लेते हैं योगेश, क्योंकि मौसम विभाग लगातार बारिश का अलर्ट भी जारी कर रहा है, वो तो जानकारी दीजिएगा। और आज मुख्यमंत्री के भी कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, कौन कौन सी बड़ी खबरें आज? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में फिलहाल मौसम तो कहीं पे बरसात तो कहीं पे धूप खिली हुई है और यही नज़ारा पूरा नज़र आ रहा है। जब हम खास तौर पर बात करें, जब आपने मौसम के सवाल किया है तो मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक यानी 1-2 दिनों तक थोड़ी राहत रहेगी, कम बारिश होगी, लेकिन पहाड़ों में कम बारिश देखने के लिए नहीं मिल रही है। खासतौर पर गंगोत्री की बात करें या फिर चंबोली के किसी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कई सारे रास्ते बंद हो गए हैं। बरसात इतनी हो रही है कि भूस्खलन के कारण रास्ते बंद हो रहे हैं और लगातार पीडब्ल्यूडी और अन्य स्थानीय प्रशासन है वो कोशिश कर रहा है कि रास्तों को खोल लिया जाए। लेकिन अभी मौसम विभाग कह चुका है कि मैदानी भागों में कमी बारिश होगी, लेकिन पहाड़ों में बरसात जो है वो होती रहेगी। उसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रमों के। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत में है। चंपावत में उनके कई सारे कार्यक्रम है। सबसे पहले वो भाजपा के जो वहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हैं चंपावत के, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उनके साथ एक मीटिंग का दौर चलेगा। उसके बाद आला अधिकारियों के साथ मीटिंग का दौर चलेगा और काफ़ी आज पूरे दिन मुख्यमंत्री जो है वो अपने क्षेत्र में ही रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री चंपावत से ही जीत कर आ रखे हैं, तो इसलिए अपने क्षेत्र पे रहेंगे। पूरे दिन वहाँ पर किस तरह से कामकाज चल रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, इसी पर वो ध्यान देंगे। उसके बाद अगर बात करें तो लगातार जो है उत्तराखंड की में जिस तरह से बरसात हो रही है और उसके बाद सड़कें बंद हो रही हैं, तो पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लगातार सड़कों को खोला जाए। पीडब्ल्यूडी कोशिश भी कर रहा है और कई जगह में जेसीबी लगा रखी है, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है। रिकॉर्ड तोड़ चारधाम यात्रा इस साल हुई है और बरसात बंद है, माफ कीजिए, बरसात हो रही है, मौसम चल रहा है, बावजूद इसके लोग नहीं थम रहे हैं। लोग लगातार जो है वो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो चारों धामों के दर्शन करना चाहते हैं और बड़ी संख्या में पहुंच
पहुंच भी रहे हैं। इसको लेकर एसडीआरएफ हो या फिर स्थानीय प्रशासन हो, सभी अपनी तैयारियों को पुख्ता किए हुए हैं। यही कुछ बड़ी खबरें थी। कांग्रेस भी आज कई सारी चीजों को लेकर एक छोटी सी बैठक करने जा रही है। बाकी अगर खबरें जो भी सामने होंगी वो हम आपको बताते रहेंगे दिन भर। जी ठीक है, भोपाल का रुख करते हैं। शैलेंद्र पाराशर मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। शैलेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो बताइएगा कौन कौन सी मुख्य और बड़ी खबरें आज रहेंगी। जी बिल्कुल दीपिका, बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के अहम मुद्दों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नगरीय निकाय के 43 जिलों में अंतिम चरण के दूसरे चरण के जो मतदान हुए हैं वो है आज मतदान होने हैं और लगातार मतदान का दौर जारी है। प्रचार का शोरगुल थम गया है। पार्टियों की प्रतिक्रिया, तीखी प्रतिक्रिया पे जो बवाल मचे हुए थे वो भी अब समाप्त हो गया है। और दूसरी ओर हम बात करें मौसम की, तो मौसम में साफ तौर पे येलो अलर्ट तो मध्य प्रदेश पे है, तो वहीं पर बुंदेलखंड और चंबल क्षेत्र में कई जिलों में बारिश की अभी कमी देखी गई है। तो येलो अलर्ट के बाद और कई जिले जो जबलपुर, इंदौर, सागर संभाग के जो क्षेत्र है वहां पर येलो अलर्ट है और वहां पर 294 से ज्यादा यहाँ पर मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रेस्क्यू टीम यहाँ पर तैनात कर दी है। तो उसके साथ साथ अगर तीसरी बात करें तो आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा पूरे उच्च शिक्षा में, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में गुरु पूर्णिमा का यह पर्व रखा गया और ऑनलाइन भी छात्र को जोड़ने के लिए यहाँ पर कवायद की गई है। तीसरी ओर हम बात करें बड़ी खबर, चौथी बड़ी खबर की बात करें तो आगरा मालवा में जिस तरह से कड़कती हुई बिजली गरज चमक के साथ 3 बच्चों के यहाँ पर मौत की खबर आ रही है। 5 बच्चे घायल हुए, 3 यहाँ पर बच्चे स्कूल से आ रहे थे। तो बड़ी आपदा में सीएम ने बड़ी राहत देते हुए पीड़ित परिवार को यहाँ मुआवजे की ऐलान भी किया है। 5-5 लाख का उनको मुआवजा मिलेगा। और इस चुनावी जो मतदान का समय दौर चल रहा है उस पर भी सीएम शिवराज सहित बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी सहित कांग्रेस के तमाम लोग यहाँ नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, एक बात और, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जो बारिश की वजह से जो नुकसान हो रहा है या फिर जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है और इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश के अगर उन जिलों की बात की जाए जो कि इस वक्त बारिश की वजह से काफी दिक्कत वहां के लोगों को हो रही है, तो वो कौन कौन से जिले हैं? और हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना था, वो ये कह रहे थे कि हम नजर बनाए हुए हैं और जो प्रभावित हैं उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। इससे जुड़ा अपडेट है कुछ आपके पास? बिल्कुल दीपिका, इससे जुड़े अपडेट है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनके सहयोगी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी लगातार रेस्क्यू टीम पर नजर बनाए हैं। रेस्क्यू टीम की 280 बटालियन जो है रेस्क्यू तमाम विभाग के सहयोग से, आपातकाल विभाग के सहयोग से यहाँ पर रेस्क्यू टीम है जो कि इन बाढ़ पीड़ित क्षेत्र जो है रतलाम, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, सिवनी, इन तमाम जिलों पर ऐसी जगह जो बाढ़ के ज्यादा संभावित क्षेत्र है उन पर पहले से नजर बनाए हुए। तो दूसरी ओर देखें तो नगरीय निकाय चुनाव के दौरान नगर पालिका की जो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर लचर व्यवस्था थी उसको भी दुरुस्त करते हुए कहीं ना कहीं ये रेस्क्यू टीम जो बचाव 19 जो सेपरेट टीम रखी गई है उनको भी यहाँ पर बचाव दल में लगा दिया गया। तो क्या अभी भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल दीपिका, यहाँ पर येलो अलर्ट जारी है और लगातार गरज चमक के साथ बादलों का यहाँ तूफानी दौर जारी है और लगातार यहाँ पर बिजली के साथ साथ कभी धूप निकल जाती है कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद अचानक बादलों की गड़गड़ाहट और पूरा अंधेरा। अभी की बात करें कुछ समय पहले की तो पूरे क्षेत्र में यहाँ पर काले बादल होने का अंधकार और यहाँ रात्रि जैसा माहौल व्याप्ता। ठीक है शैलेंद्र, अब जरा मुंबई का भी रुख करना बहुत जरूरी है क्योंकि मुंबई भी इस वक्त बारिश की मार झेल रही है। विनोद ओझा इसके अलावा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। विनोद, लगातार तो आप अपडेट पहुंचा ही रहे हैं कि वहां पर फिलहाल क्या हाल है और कौन कौन से जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट है, कहां पर ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन इसके अलावा जरा राजनीति की अगर बात कर ली जाए तो कुछ राज्य में इसको लेकर कुछ हलचल है, मुख्य खबरें इसको लेकर भी बताइएगा। बिल्कुल, इसका सियासी माहौल उतना ही गर्म है जितना बारिश की वजह से ठंडी पड़ी हुई है। महाविकास आघाड़ी में हो सकती है ये भी आशा व्यक्त की जा रही है क्योंकि इसके 2 कारण है। एक तो है कि शिवसेना से उद्धव ठाकरे ने अपना समर्थन की घोषणा की है भाजपा के राष्ट्रपति उम्मीदवार को, उनको लेकर के कांग्रेस ने अपने नाराजगी व्यक्त की है क्योंकि उनसे बात नहीं किया गया होगा या उनको कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया होगा। दूसरा कारण ये है कि विधान परिषद में विपक्ष का नेता तय किया जाना है, उसको लेकर के शिवसेना ने अपना दावा कर दिया है, पत्र दे दिया है
उसको लेकर के भी राष्ट्रवादी पार्टी और शिवसेना के बीच में कसम देखने को मिल रहा है। दूसरा चीज है कि जब यहाँ पे सरकार बदल गई, एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन गई, जी तो सरकार बनते ही कुछ ट्रांसफर के भी सिलसिले जारी हो गए हैं, क्योंकि स्पीकर परदेशी को देवेंद्र फडणवीस का सचिव नियुक्त कर दिया गया है। अभी हाल में ही एक खबर आई थी कि अधिकतर नगर सेवक शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। उसको देखते हुए एक अहम खबर यह है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका से किसी नगर सेवक की अभी तक खबर नहीं आई थी, तो एक खबर आ गई और उसमें एक महिला नगर सेविका है जो शिंदे गुट को ज्वाइन कर ली है। तो ये कहा जा सकता है कि शिंदे गुट में अब मुंबई महानगर पालिका के नगर सेवकों की भी एंट्री शुरू हो गई है। दूसरी चीज है कि राष्ट्रवादी की मीटिंग हुई थी, जैसा कि मेट्रो 3 से कल ये बताया भी गया था, और मीटिंग में बहुत सारी कुछ ऐसी जानकारी मिली जो बाहर राष्ट्रवादी के नेता नहीं बताए। कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, लेकिन अब ये लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी एकजुट करने की जो कोशिश थी शरद पवार की, वो कोशिश व्यर्थ होती नजर आ रही है, क्योंकि हर मुद्दे पे, हर निर्णय पे आपस में तकरार बढ़ती जा रही है। और जहाँ तक बारिश की बात है, जिसका बारिश तो क्या कहा जाए, हाल बेहाल है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा पीछे, इतनी बारिश तेज है जी, और बारिश की वजह से हर जगह पानी भरा हुआ है। ठीक है विनोद जी, राज्यों में रेड अलर्ट घोषित किया हुआ। बिल्कुल ठीक है विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सचिन आपका बहुत शुक्रिया। ईशा और अनिल नेताम भी हमारे साथ जुड़े थे, योगेश सिंबाल मेरे सहयोगी जो कि अपने राज्य की खबरें आप तक पहुंचा रहे थे। तो ये थे हमारे वो रिपोर्टर जो अपने राज्य की अहम खबरें जिन्होंने आप तक पहुंचाई, और लगातार इस तरीके से जानकारियां और अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।